मेरे पिताजी भी डरते हैं कभी कभी कि अगर तुमको कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो हमको वो चीज़ याद आता है जो बाबा साहब ने संघर्ष किए थे कि अपने माता पिता भाई बहन सबको सबको मार दिया गया, यहाँ तक कि उनको भी मार दिया गया कि ये संघर्ष ना करे, बहुजन समाज के लोग जगाए ना, बहुजन समाज के लोग जगे ना। तो मैं अपने माता पिता से कहता हूँ कि माँ, मैं बेशक आपके लिए इकलौता लड़का हूँ, लेकिन हमारे से बहुत माँ और बहनों को जिंदगी जुड़ी हुई है, जिसमें उनको संघर्ष करके न्याय दिलवाने का काम करते हैं हम। और आज भी मेरे माता पिता से जिससे चाहे जो आकर पूछ सकता है, आज भी हम घर से निकलते हैं तो हमारी माँ कहती है कि बेटा जब तक घर नहीं आते तब तक हम चैन की सांस नहीं लेते हैं कि कब हमारा बेटा कब कहाँ क्या हो जाएगा। स्कूल में कॉलेज से जब पढ़ते थे तो भगा भी दिया जाता था कि तुम हमारे साथ मत बैठो, तुम उधर ब्रेंच पे दूसरे जगह जाकर बैठ जाओ। तो मुझे ये सब फील हुआ और बहुत गंदा फील हुआ कि आज भी हमारे समाज में संविधान, इतना अच्छा संविधान होने के बावजूद भी अगर भेदभाव हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। तो करते करते में कई बार धमकियां भी आ चुकी, यहाँ तक कि आप जिसे जो भी पत्रकार महोदय हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि अगर हमारी बातों को अगर आप लोगों को झूठ भी लगे तो कभी आइएगा हमारे घर। हमारी बहन माता पिता जो भी हैं, चाहे आसपास के जो भी हैं, उनसे आप पता करिएगा। हमारे घर पे एक दो बार हमला भी हो चुका है रात में, लेकिन उसके बाद भी हम नहीं पीछे हटे। साथियों, आप सभी देख रहे हैं जनता टक्स न्यूज। साथियों, जैसा कि आप सभी का कहना था कि इस चैनल पर ऐसे लोगों की जीवनी दिखाइए जो एक कैसे अर्श से लेकर फर्श तक चला जाता है, या फिर कहा जाए तो एक आम व्यक्ति से होकर वो ऊंचाइयों तक जाता है। हर फील्ड से दिखाया जाए उनके जीवनी को, तो उस मांग को मैंने स्वीकार किया और उस मांग को देखते हुए मैं सबसे पहला एपिसोड ये जो होने जा रहा है भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जी का, जो बागी बलिया के जिला अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, इन्होंने कैसे अपने जिंदगी में एक आम लड़का से जिला अध्यक्ष की कुर्सी तक जाते हैं। और इतना ही नहीं, जिला अध्यक्ष ही नहीं, शेरे पूर्वांचल तक का भी सफर तय करते हैं। इससे पहले हम बात करें तो पूर्व मंत्री बसपा सरकार में रह चुके स्वर्ग घुराराम जी को कहा जाता था और अभी भी कहा जाता है कि वो शेरे पूर्वांचल थे, लेकिन वर्तमान में कहा जाए तो एक पूर्वांचल यानी प्रदेश लेवल की उपाधि भीम आर्मी चीफ सोनू टैगोर जी को दी जाती है। तो हम इन्हीं से इनके लाइफ स्टाइल के बारे में हम जानना चाहेंगे और दर्शक भी जानना चाहते हैं कि इनकी क्या जीवनी है, क्या लाइफ स्टाइल रहा। तो बताइए सर। सबसे पहले सभी क्रांतिकारी साथियों को जय भीम जी। मेरा नाम सोनू टैगोर है, मैं भीम आर्मी जिला संयोजक बलिया से हूँ। साथियों, आज मैं अपनी जीवनी के वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो हमारे साथ घट चुका है, हमारे साथ हो चुका है। साथियों, जब मैं होश जैसे ही संभाला, जैसे ही अपने स्कूल से कॉलेज तक पहुंचा, तो जब मैं कॉलेजों में गया पढ़ने के लिए, वहाँ पे पढ़ते थे, स्टार्टिंग में गए ठीक था, धीरे धीरे लोग हमारे नाम पूछे, परिचय पूछे, हमारे कास्ट के बारे में जाने। जब तक कास्ट के बारे में नहीं जानते तब तो ठीक था, जैसे कास्ट के बारे में जाने तो कुछ हमारे साथ ऐसी घटना घटने लगी जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जैसे हमारे लोग पूर्वजों ने ये बताते थे कि जब आप पढ़ने जाएंगे और बढ़िया लेवल से पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे आपके साथ जाति को लेकर, कास्ट को लेकर लोग घृणा करते हैं। तो मैं उस बातों को नहीं मानता था। मैं कहता था कि नहीं, ये अब सब खत्म हो चुका है। जब बाबा साहब संविधान लिखे तो उसके अनुसार सब खत्म हो चुका है। तो जब मैंने पढ़ने गया, जब हमारी कास्ट के बारे में जाने, तो जो हमारे साथ रहने वाले लोग थे,
हमसे धीरे धीरे घृणा करने लगे, हमारे साथ उठना बैठना बंद कर दिए। तो हमारे घर के लोग, पूर्वज लोग जो बताए थे, धीरे धीरे हम उस चीज़ को अमल करने लगे कि हाँ, उन लोगों ने जो कहा वो सही कहा था। तो मैं कई जगह, हमको स्कूल में कॉलेज से जब पढ़ते थे तो भगा भी दिया जाता था कि तुम हमारे साथ मत बैठो, तुम उधर ब्रेंच पे दूसरे जगह जाकर बैठ जाओ। तो मुझे ये सब फील हुआ और बहुत गंदा फील हुआ कि आज भी हमारे समाज में संविधान, इतना अच्छा संविधान होने के बावजूद भी अगर भेदभाव हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। तो मैं धीरे धीरे मैं संघर्ष के लाइन में आ गया, क्योंकि लोग गालियाँ भी देने लगे, लोग मारने भी लगे और जाति के नाम पर उत्पीड़न भी करने लगे। तो मैं संघर्ष करने लगा, और संघर्ष में जब संघर्ष कर रहा था तो हमारे घर वाले तो भी बोलते थे, डांटते थे कि तुम ये क्या कर रहे हो। गांव के लोग, आसपास के लोग मुझे तरह तरह के नाम देते थे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया है, निकम्मा हो गया है, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। तो मैं, जो झेलता है वही जानता है। तो मैं किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और मैं संघर्ष करने लगा। संघर्ष करते करते मैं वो उस समय भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी नहीं बनी हुई थी, मैं बहुजन समाज पार्टी में संघर्ष करने लगा, बहुजन समाज पार्टी के लिए लड़ने लगा। हमारे ऊपर इससे पहले भी एक दो मुकदमे हो चुके थे, पहले भी संघर्ष के लेकर हमको दबाया गया, लेकिन दबने वालों में से थोड़ी नहीं थे कि हमको कोई दबा देगा। मैं संघर्ष करते गया, बचपन में भी संघर्ष किया। जब मैं देखा कि भीम आर्मी बनी तो मैं भीम आर्मी के माध्यम से और जोर शोर से संघर्ष करने लगा, क्योंकि मैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को देखा कि उन्होंने बहुत संघर्ष कर रहे हैं। उनके तेवरों को देखते हुए, उनको संघर्ष को देखते हुए मैं भीम आर्मी ज्वाइन किया। और हमको लगता है कि पूरे ज़िले में, क्या पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं कि जब से मैं भीम आर्मी ज्वाइन किया तब से मेरा संघर्ष और बढ़ गया, और मैं महापुरुषों को पढ़ने भी लगा। हर महापुरुष को पढ़ने के बाद जैसे जैसे प्रगति करते गए वैसे वैसे, और हमारे सपा बसपा के मंत्री जो घोराराम कहे जाने वाले हैं, जो शेर पूर्वांचल है, उनको भी मैंने देखा। और अपना बहुत पहले से उनको तो मैं देखता था, जब वो तो मृत्यु हो गई, उनसे पहले से भी उनको मैं देखता था। तो उनके तेवरों को देखते हुए हमारे अंदर जोश और जुनून उत्पन्न होता था। अब मैं ये सोचा था कि जब मैं संघर्ष करूँगा तो मैं इसी तरह संघर्ष करूँगा कि ना शरीर के अंदर कोई डर हो, ना कोई खौफ हो, क्योंकि डरने वाला और खौफ अंदर रखने वाला कभी संघर्ष नहीं कर सकता है। आज देखिए, हमारे राजनीतिक गुरु, मैं शुरू से घोराराम को ही मानते आया हूँ और आज भी राजनीतिक गुरु उन्हीं को मानता हूँ, और उन्हीं की सारी चीज़ें देखते हुए जैसे मैंने एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष को देखा तो मैं बसपा छोड़कर भीम आर्मी ज्वाइन किया। और भीम आर्मी के माध्यम से पूरे ज़िले और पूरे प्रदेश के लोग देखते होंगे कि हम कितना संघर्ष करते हैं। यहाँ तक कि संघर्ष करते करते मैं इतना ज़्यादा संघर्ष करने लगा कि हमारे घर के लोग भी मुझे डांटने लगे, बोलने लगे कि कुछ कमा लो, बीवी है, बच्चे हैं, उनका स्थिति क्या होगा आगे चल के। लेकिन मैं क्या बताऊं, जब सुबह आंख खुलती है तो यही सुनने को मिलता है कि हमारे समाज के लोगों को कहीं मार दिया गया, बहुजन समाज के बहन बेटियों के साथ रेप कर दिया गया, उसके गुप्तांगों को फाड़ दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। ये चीज़ जब सुबह हम सोकर जब हमारी आंखें खुलती है तो जैसे मैं मोबाइल देखता हूँ तो मोबाइल में देखता हूँ तो सबसे पहले यही चीज़ आती है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मुंबई, बिहार, हर जगह की यही व्यवस्था है कि कहीं ना कहीं बहन बेटे के साथ रेप हुआ। तो मैंने ये प्रण ले लिया कि जिस प्रकार एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद हमारे अस्तित्व, हमारे गार्जियन जो भी कह लीजिए, उनको देखते हुए हमारे अंदर जज्बा आया और मैं संघर्ष करने लगा। यहाँ तक कि संघर्ष करते करते मैं कई बार धमकियाँ भी आ चुकी, यहाँ तक कि आप जिसे जो भी पत्रकार महोदय हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी बातों को अगर आप लोगों को झूठ भी लगे तो कभी आइएगा हमारे घर,
हमारी बहन, माता पिता जो भी हैं, चाहे आसपास के जो भी हैं, उनसे आप पता करिएगा। हमारे घर पे एक दो बार हमला भी हो चुका है रात में, लेकिन उसके बाद भी हम नहीं पीछे हटे। इसलिए नहीं हटे कि जो मैं बार बार ये बात दोहराना चाहता हूँ कि आए दिन जो जब सो कर जगते हैं हम ना, तो आंखें नम हो जाती है वो चीज देखकर कि जो इससे पहले हम फिल्मों में देखा करते थे, जो आज हकीकत में जमीनी स्तर पर दिख रही है। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिसमें दलित, पिछड़े, वंचित वर्गों को मारा ना जाता हो, उनके बहन बेटियों के साथ रेप न किया जाता हो, उनको मारकर टांग न दिया जाता हो। मैं आपको क्या बताऊं, वो चीज मैं देखता हूं तो हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो चीज हमको सह नहीं पाते हैं, इसलिए हमको बहुत लोग मना करते हैं, हमारे घर के सभी लोग मना करते हैं कि आप ऐसा मत करिए। हमारे पिताजी माताजी रोने लगते हैं जब कोई बड़ा बड़ा संघर्ष में जाते हैं, तो हमारे पिताजी माताजी फोन करके भी रोने लगते हैं कि बेटा तुम घर के अकेलौता चिराग हो, और तुमको कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। मेरे पिताजी भी डरते हैं कभी कभी कि अगर तुमको कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो हमको वो चीज याद आता है जो बाबा साहब ने संघर्ष किए थे कि अपने माता पिता, भाई बहन सबको मार दिया गया, यहाँ तक कि उनको भी मार दिया गया कि ये संघर्ष ना करे, बहुजन समाज के लोग जगाए ना, बहुजन समाज के लोग जगे ना। तो मैं अपने माता पिता से कहता हूँ कि माँ, मैं बेशक आपके लिए इकलौता लड़का हूँ, लेकिन हमारे से बहुत माँ और बहनों को जिंदगी जुड़ी हुई है, जिसमें उनको संघर्ष करके न्याय दिलवाने का काम करते हैं हम। और आज भी मेरे माता पिता से जिससे चाहे जो आकर पूछ सकता है, आज भी हम घर से निकलते हैं तो हमारी माँ कहती है कि बेटा जब तक घर नहीं आते तब तक हम चैन की सांस नहीं लेते हैं कि कब हमारा बेटा कब कहाँ क्या हो जाएगा, कौन मार देगा, कौन कहाँ कुछ कर देगा। लेकिन मैं अपनी माँ को हमेशा तसल्ली देता हूँ, हंस के उस बातों को टाल देता हूँ। दुख तो हमें भी होता है कि मैं अपने घर का इकलौता लड़का हूँ, कुछ हो जाएगा तो हमारी बहन आ जाएंगे, हमारे माता पिता का सहारा कौन बनेगा। लेकिन फिर भी जब ये आए दिन घटनाएं देखते हैं तो मुझसे रहा नहीं जाता है, और मैं हर घटना में जाता हूँ। और ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम कौन कौन सी घटना में गए हैं। आपको जिले क्या, यहाँ तक कि बिहार में तक मैं बता देना चाहता हूँ कि घटना होती है तो मैं बिहार तक भी जाता हूँ और उस घटना को लड़कर न्याय दिलवाने का काम करता हूँ। मैंने आपकी जीवनी को पूरी तरीके से सुना। मैं भी आपको देखा तो मेरा भी आँख भी नम हो गया। लेकिन आपने एक चीज़ कहा कि संघर्ष मैंने किया, शुरुआती दौर में मैंने बसपा ज्वाइन किया, तो क्या ऐसा कारण रहा? बसपा अभी भी है, तो क्या ऐसा कारण रहा जिसके कारण से आपने बसपा को छोड़े ये आज़ाद समाज पार्टी और ये भीम आर्मी ज्वाइन किया? देखिए, बसपा में अगर आप संघर्ष करते हैं तो आपको दबाव दिया जाता है कि आप रोड पर संघर्ष मत करिए। तो मुझे ऐसा लगा कि जब ये सरकार जो चल रही है अभी, इस सरकार में अगर बिना रोड पर संघर्ष किए हमारे बहुजन समाज में बहन बेटी और जो भी हैं भाई के साथ जो अत्याचार हो जाए, मार कर फेंक दिया जा रहा है, उनको ऐसे न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए हम बसपा छोड़ दिए और भीम आर्मी ज्वाइन किए, क्योंकि हमको अपने समाज में आए दिन हो रहे उत्पीड़न को लेकर उनको न्याय दिलवाने का काम था हमारा। और पत्रकार महोदय, आप भी हमको देखते होंगे कि कहीं ना कहीं आप भी देखते होंगे कि हम संघर्ष करते हैं, और जिले में ऐसा कोई घटना ना हो कि जहाँ घटना घटी हो और वहाँ सोनू टाइगर ना पहुँचे हों। तो
बहुत लंबा संघर्ष किए हैं, अभी संघर्ष करते रहेंगे। अगर इस संघर्ष में अगर हमारी जान भी चली जाएगी तो हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जान उसी की जाती है जो संघर्ष करता है। और बाबा साहब बहुत पहले ही उनको ये एहसास था, इसलिए उन्होंने कुछ न कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो आज सच साबित होती है। एक दिन ही जिया जाए लेकिन शेर की तरफ जिया जाए। जीना है तो शेर की तरफ जीजिए, एक दिन ही जी लीजिए। लेकिन अगर बकरियों के झुंड की तरह जीना है तो आप तो 100 साल के ऊपर भी जी लीजिए, उसे कोई मतलब नहीं है। आपने एक चीज़ और भी बातें कहा कि मैंने संघर्ष करता हूँ तो मेरे घर के ऊपर कितनी बार हमला कराया गया, इस टाइप की बातें आपने बोला। तो ये कब की घटना है? ये हमको लग रहा है कि 7-8 महीने हो गए। पत्रकार महोदय, आप तो हमारे घर आते जाते भी हैं। जी, हम आते जाते हैं। आप कभी हमारे पिताजी होंगे चाहे माताजी भी होंगे, आप उनसे पूछ लीजिए, आसपास के पड़ोसी भी होंगे उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन फिर भी उससे हमारा मनोबल डाउन नहीं हुआ, क्योंकि हमें मरने से कोई डर नहीं है। लोग आए हैं, एक ना एक दिन सबको तो मरना ही है। एक ही दिन जीजिए लेकिन शेर की तरफ जीजिए, ना कि बकरियों की तरफ नहीं। और मैं हमला करने से और फ़ोन पर धमकी देने से मुझे कोई डर नहीं है। और अगर कोई सोचता होगा कि हमला करके और फ़ोन से धमकी देकर डरा दूं, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जो डर होता है वो डर हमारे अंदर है ही नहीं। मरना पसंद करेंगे लेकिन झुकना नहीं। आप एक आम शख्स से होकर आप एक शेरे पूर्वांचल तक का सफ़र करते हैं, और जब शेरे पूर्वांचल आपके सामने लोग नारा लगाते होंगे तो तब आपको कैसा फील होता? देखिए, फील सबको खुशी की ही फील होती है, लेकिन वो नाम और वो प्रतिष्ठा मैं अपने आप से तो किया नहीं हूँ। ये तो जनता का प्यार और दुलार आशीर्वाद है, हमारी माता बहनों का आशीर्वाद है, हमारे बुजुर्ग काका दादा गार्जियनों का आशीर्वाद है कि हमको ये पद और हमको इस नाम से लोग जानने लगे। ये हम अपने से थोड़ी बनाए हैं, ये तो 85% लोगों का ये लगा कि संघर्ष करने वाला लड़का है तो उन्होंने नाम दिया। अगर इसके आगे चलकर और भी कोई नाम देगा तो भी स्वीकार है, नहीं भी देगा तो भी स्वीकार है, बेटा बना कर रखेगा तो भी स्वीकार है। अभी आप जिला स्तर के जिला अध्यक्ष हैं। अभी आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं उसमें आज़ाद समाज पार्टी की बात करें, आज़ाद समाज पार्टी, तो क्या ऐसा लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी आपके संगठन के तरह काम कर रही है? एकदम। मैं आपको नाम पकड़ के बता देना चाहता हूं कि हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष अंशराव बीरू, आप कहीं भी देखिएगा हमारे कदम में कदम, या हम उनके कदम में कदम मिला के चले या वो हमारे कदम में कदम मिला के चले, हम दोनों लोग एक साथ चलते हैं। और कहीं भी किसी प्रकार का कोई समाज के साथ उत्पीड़न होता है तो साथ में देखे होंगे कि साथ में रहते हैं, हम लोग साथ में रहकर लड़ाई लड़ते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं पार्टी के जिला अध्यक्ष को अंशराव बीरू को, कि वो हमारे कदम में कदम मिला कर चलते हैं, और जब हम एक फ़ोन करते हैं तो अपना सब काम छोड़कर हमारे साथ आते हैं। जाते जाते आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि आपने इतना भावहीन हो गए कि जितने भी हमारे सारे क्वेश्चन हैं उतने हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि अगले एपिसोड में इनकी जीवनी को पूरी तरह से हम दिखाएं, क्योंकि जीवनी बताते बताते लोग अब इतना भावुक हो जाते हैं कि इनके भावुकता में हम लोग भी भावुक हो जाते हैं। तो सर से यही जानना चाहेंगे कि जब भी इनके घर वाले रुकते हैं
तो क्या इनके मन में कहीं ऐसा होता है कभी भी क्या दूसरे के लिए लड़े, ऐसा होता है? देखिए, जब घर वाले बोलते डांटते हैं तो कुछ पल के लिए तो ये बातें आती हैं, लेकिन वो चीज़ याद आती है हमें जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो हमारे कम उम्र में ही देश को आज़ाद करने के लिए बलि चढ़ गए। आज हर माँ चाहती है कि हर घर में डॉक्टर अंबेडकर, कांशीराम और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पैदा हो, लेकिन हर माँ का ये है कि हमारे घर में ना हो, दूसरे घर में हो। क्योंकि जब घर से बाहर लोग निकलते हैं ना, तो माँ हाथ पकड़ के अपने लड़के का हाथ खींच लेती है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हमको देखने वाला कौन होगा। तो सब चाहते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु, डॉक्टर अंबेडकर, कांशीराम हर घर में पैदा हो, लेकिन सभी लोग ये सोचते हैं कि हमारे घर छोड़कर पैदा हो, कि हमारे घर का बेटा ना मारा जाए। लेकिन हमारे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है। हमारे माता पिता रोकते हैं तो सही है, रोकते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर अकेले हैं हम, इनको कुछ हो जाता है तो हमारा देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, कोई नहीं होगा, लेकिन देश आज़ाद हुए 70-75 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारे बहुजन समाज 85% के लोग आज़ाद नहीं हुए। इस 85% को आज़ाद कराने के लिए अगर हम मर भी जाते हैं या कोई मार भी देता है तो हमें कोई टेंशन, कोई गम नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को ये सोच लिए हैं कि हम अपने समाज को आज़ाद कराने के लिए जितना संघर्ष होगा, जब तक हमारे शरीर में सांस रहेगी, जब तक हमारे अंदर खून का एक कतरा भी रहेगा, अगर उस आज़ादी के लिए खून भी देना पड़े तो हम देने के लिए तैयार हैं। और मैं बनावटी कैमरे के सामने नहीं कह रहा हूँ, अगर आवश्यकता लगे आज आप एक बार आजमा के देखिएगा और मैं उस चीज़ को करके दिखाऊंगा। और आप देख भी रहे हैं कि जहाँ भी समाज के साथ उत्पीड़न होता है तो वहाँ भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के लोग पहुँचते हैं और वहाँ पर हम जरूर पहुँचते हैं। अगर उसके लिए जो भी लड़ाई लड़ना होता है, फ्रंट पर खड़े होकर लड़ते हैं। मैं देश के हर माँ से हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई चल रही है, इसमें आप लोग अपने घर से एक लड़के को बाहर ज़रूर निकालें। अगर आज नहीं निकालते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि आज हम जिस चीज़ से डर रहे हैं कि हमारे लड़के को कोई मार देगा, तो दिन दूर नहीं है कि जैसे इन लोगों का हौसला जैसे जैसे बुलंद होता जाएगा, वो घर में घुस कर भी मारेंगे और बहुजन समाज के बहन बेटियों को घर में से निकाल कर लेकर टांग कर लेकर चले जाएंगे। तो मैं बहुजन समाज से और बहुजन समाज के माता पिता और हर भाई से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस लड़ाई लड़ने के लिए आप संघर्ष करिए, आप घर से निकलिए। अगर आप घर से नहीं निकल सकते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से उस चीज़ को दिखाइए। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं कर सकते हैं तो आपका जीना हराम है। जीना, अगर आप जीने खाने के लिए सिर्फ आए हैं तो उसके लिए भी आपका स्वागत है, लेकिन जब तक ये 85% की आज़ादी की लड़ाई घर से निकल कर नहीं लड़ेंगे तब तक हम आज़ाद नहीं होंगे। आज भी देख लीजिए 85% लोग कहाँ आज़ाद है। अगर आज़ाद होते तो बहुजन समाज के लोगों को आए दिन जो मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बहुजन समाज की बहन बेटी के साथ जो रेप किया जा रहा है, वो और वर्गों के साथ क्यों नहीं किया जा रहा है। और मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि आप सपोर्ट करिए, सहयोग करिए। और माँ से मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बेटा संघर्ष करने के लिए घर से निकल रहा है
उसको आप रोकिए ना। अगर आज रोक देती हैं तो जो हमारे दुश्मन हैं उनका मनोबल और ऊंचा हो जाएगा और वो अपराध करेगा। और इसी साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान, जय बाबा साहब, जय कांशी राम, जय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, जय विनय रतन जी, जय डॉक्टर कुलदीप भार्गव। आप सभी देख सकते हैं कि इनकी जीवनी कैसी रही, और इनके जीवनी पे आप लोग कमेंट करें, क्या हर घर में भी इनके जैसे लोग पैदा हो? क्योंकि इन्होंने कहा कि सारी माँ ये चाहती हैं कि सुखदेव, भगत सिंह ऐसे महापुरुष ये लोग चाहती हैं माँ कि पैदा हो, लेकिन मेरे घर में ना हो, दूसरे घर में हो। अर्थात माँ कभी ये नहीं चाहती है कि अपना संतान खो दे। बाकी आप सभी इनके जीवनी को कैसे देखते हैं, कैसे परखते हैं, कमेंट करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में।